नमस्कार। सबसे पहले महाराष्ट्र के निर्माणकर्ता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, रयत शिक्षण संस्था के संस्थापक डॉक्टर पद्मभूषण कर्मवीर भाऊराव पाटिल, महाराष्ट्र राज्य जिनके नाम से जाना जाता है वो राजश्री शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य सभी समाज सुधारक जैसे महान विभूति। इसके सिवा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन क्रांतिकारियों ने अपने वतन के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिनका नाम भी सभी को पता नहीं होगा, उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति विनम्र अभिवादन करता हूँ। रयत शिक्षण संस्था संचालित और इस संस्था का पहला महाविद्यालय छत्रपति शिवाजी कॉलेज सातारा। इस स्वायत्त महाविद्यालय का इतिहास विभाग और शिक्षण शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय आंदोलन और शैक्षिक विकास इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा रयत शिक्षण संस्था सातारा के सचिव प्रिंसिपल डॉक्टर विठल शिवनकर सर जी ने अनमोल मार्गदर्शन किया है। ये उसी का ही फल है कि अब ये संगोष्ठी संपन्न हो जा रही है। इस संगोष्ठी के अवसर पर इस आभासी मंच पर उपस्थित हुए प्रथम सत्र के विषय विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर हरीश कुमार सिंह जी, जो कि रामास्वरूप ग्राम उद्योग कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही द्वितीय सत्र के विशेष विशेषज्ञ अध्यापक सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के महात्मा फुले अध्यासन के सल्लागार समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मंच पर के ख्यातकीर्त सामाजिक आर्थिक शैक्षिक क्षेत्र के विद्वान श्रीयुत हरि नरके सर जी का मैं दोनों विभाग और महाविद्यालय के तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके अलावा महाविद्यालय के IQAC के समन्वयक और अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार वावरे सर जी, इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मासाळ सर जी, शिक्षण शास्त्र विभाग के अध्यक्षा डॉक्टर वर्षा मैडम जी, महाविद्यालय के सभी अधिष्ठाता, सभी विभाग के अध्यक्ष जिनकी तकनीकी सहयोग से ये संगोष्ठी संपन्न हो रही है, वो हमारे दोस्त सहकर्मी मनोहर निकम सर जी, हमारे विभाग के सभी सहकर्मी, हमारे महाविद्यालय और अन्य महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी अध्यापक गण, छात्र छात्राएं, देवी और सज्जनों, इन सभी का मैं इस समारोह के अवसर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समारोह का प्रास्ताविक करने के लिए मंच पर निमंत्रित करता हूं हमारे सहकर्मी इतिहास विभाग के अध्यापक अनिल कोकाटे सर जी को। सर, आपको विनती है कि इस समारोह का प्रास्ताविक करें। Good morning and namaste to one and all. It gives me immense pleasure to welcome all the dignitaries, resource persons, principal of our college, Dr. P.S. Shivankar sir, the inaugurator, Dr. Tamboli sir, all the deans, heads, faculty members of our college, students, and the participants who have participated for this national webinar from various states of India, being conducted today jointly by the Department of History and Department of Education of our college. Let me take an opportunity to introduce our college to the participants. This is the first college of our Rayat Shikshan Sanstha, which is founded before independence, that is in June 1947, by the great visionary and founder of our Rayat Shikshan Sanstha, Satara, Dr. Karmavir Bhaurao Patil, to provide the higher education to the poor and needy. It is initially
it was started as a free and residential college. Afterwards, Dr. Karmavir Bhaurao Patil introduced the important scheme, that is learn and earn scheme, to the needy students from economically and socially depressed classes of the society. Our college is accredited in the third cycle of accreditation as A plus grade by NAC Bangalore with CGPA of 3.51 in 2017. The UGC New Delhi has awarded the college the status of college with potential for excellence, and Shivaji University Kolhapur has awarded the status of lead college to our college. The UGC New Delhi has conferred on the college autonomous status from the academic year 2019-2020. The high number of merit holders, rankers reflects the outcomes of teaching, learning and evaluation. The basic purpose or the objective behind organizing this national webinar is that the pandemic situation has disturbed the whole education system, not only in India, but all over the world. It the another purpose to organize this national webinar is that to introduce the national movement in India to this new generation. What sacrifices were done by the nationalist peoples during the Indian national movement. As we all know that this national movement, Indian national movement, started in 1885 up to 1947. The three periods, that is the period of moderates, the period of extremists, and the age of Gandhiji. This national movement shook the nook and corner of India during this period. The peoples who laid down their lives to attain the independence against the Britishers, we should take some good things from these nationalist peoples. And during this national movement, how the development of education took place during the British rule, that we are going to see today. Both the eminent resource person, the first session will be of Dr. Harish Kumar Singh from Kanpur, Uttar Pradesh. He is the nice orator. In his speech, you will come to know about the Indian national movement, the various trends, and we all are familiar with another today's speaker, Professor Hari Narke. Not only the Maharashtrians, but in many parts of India, he is famous for his oratory. We people have seen him on television discussing on various topics related to the society and particularly to the downtrodden and poor peoples of nation. So I consider that it will be a treat for the participants to learn or to Hari Narke. I welcome on behalf of Department of History and Department of Education to both these national level speakers and today's resource persons. Thank you. Now I leave. Jai Hind, Jai Karmavir. धन्यवाद सर जी इस प्रस्तावित के लिए। इसके बाद इस संगोष्ठी के उद्घाटक और प्रथम सत्र के प्रमुख अतिथि का परिचय करने के लिए इस आभासी मंच पर निमंत्रित करता हूं इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मासाळ सर जी को। सर, आपको विनती है कि आप डॉक्टर सादिक तांबोड़ी सर जी और डॉक्टर हरीश कुमार सिंह सर जी का परिचय कर दीजिए। Good morning to all. This is Dr. Dhanaraj Masal. I am here for introduction to inaugurator Dr. Sadik Tamboli sir. He is my colleague and now
working as associate professor in Hindi in my college. He is he has 30 years teaching experience in Rayat Shiksha Sanstha. He is a recognized research guide of Shivaji University, Kolhapur. He has published more than 17 research papers in UGC Care listed journals. I welcome Dr. Sadit Tambulu sir once again in this webinar. I would also like to short introduce today's resource person of our session, Dr. Harish Kumar Singh. He is a senior assistant professor in history at Ram Swarup Gramodyog PG Mahavidyalaya, Pokharayan, Kanpur, Uttar Pradesh. He is a chief proctor of his college. Also, he shoulder the responsibility of coordinator of IQSC. He authored 5 reference books of history. He has published 7 international and 34 national papers. He delivered hundreds of lectures and worked as chairperson for various conferences. He is an active life member of Uttar Pradesh History Conference. He also carried out the responsibility of counselor for the IGNOU. I also welcome our principal, Dr. Vitthal Shivankar, Secretary of Rayat Shiksha Sanstha, Satara. I welcome all the participants, my students, my friends, and all my colleagues. Thank you to all of you. धन्यवाद सर जी इस प्रमुख अतिथि परिचय के लिए। इसके बाद मैं हिंदी विभाग के ज्येष्ठ आदरणीय अध्यापक डॉक्टर सादिक तांबोली सर जी को विनती करता हूं कि आप इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का उद्घाटन करें और हमें अपने अनमोल विचारों से संबोधित करें। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आ रहे। रयत शिक्षण संस्था संचालित छत्रपति शिवाजी कॉलेज सातारा के इतिहास विभाग और शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए इस आभासी मंच पर उपस्थित होने वाले आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर हरीश कुमार सिंह जी, प्रोफेसर हरि नरके जी, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवनकर जी, महाविद्यालय के सभी छात्रगण और यहाँ पर उपस्थित होने वाले सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ महाविद्यालय की ओर से। और इस संगोष्ठी का आयोजन करने वाले इतिहास विभाग और शिक्षा शास्त्र विभाग के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है और इतना अनछुआ है। शायद इस पर बहुत सारी बातें हुई है, पर इसका जो परस्पर संबंध है, जो राष्ट्रीय आंदोलन चला हमारे देश में, उसके साथ हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का या शिक्षा के विकास का क्या संबंध है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय उपनिवेश में शिक्षा लेना या शिक्षा देना ये सदियों तक एक वर्ग विशेष का अधिकार रहा है और उसी वर्ग के पास शिक्षा देने का या शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। यहाँ पर जो राजनीतिक स्थित्यंतर हुए, जिनके कारण शिक्षा के माध्यमों में बदलाव आता गया और उसके तौर तरीके भी बदलते गए। मोटे तौर पर आप लोग जानते हैं, आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि जब तक शिक्षा की व्यवस्था गिरवाण वाणी के क्षेत्र में सीमित थी, तब तक आम जनता को या बहुजनों को यहाँ पर शिक्षा का कोई अवसर नहीं मिलता था। जब इस देश में ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप लोग देखोगे तो जैसे इस्लामी शासन आया,
तो शिक्षा का तरीका बदला, शिक्षा का माध्यम बदला, फिर भी ये जो बहुतायत में होने वाला वर्ग है ये शिक्षा से दूर रहा। और इस वर्ग में मतलब जो उच्च वर्ग रहा है इससे पहले, उनके पास ही शिक्षा का साधन उनके तक ही, उस वर्ग तक ही सीमित रहा। भले माध्यम बदला हो, संस्कृत से आगे चलकर फारसी का माध्यम शिक्षा के लिए आया हो। हिंदी में कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये फारसी में जब तक शिक्षा होती थी तब तक वहां पर ये सारे लोग जो समाज के, भारतीय समाज के तथाकथित उच्च वर्गीय लोग थे जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन की बात यहाँ पर जब होती है तब राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे कि यहाँ पर अभी बताया गया कि 1885 से लोग मानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से आगे, लेकिन उससे पहले इस देश में राष्ट्रीयता की भावना निर्माण क्यों नहीं हुई? तो इसके कई कारण हैं जो इतिहास के छात्र और अध्यापक इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि इस विशाल खंडप्राय देश में एक सूत्रता की भावना बहुत कम बार निर्माण हुई। इतिहास इस बात का गवाह है कि पूरी तरह से इस देश को एक छत्र में लाने वाले बहुत कम ऐसे राजे महाराजे हुए जिनके कारण इसमें एकता की भावना निर्माण हुई। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब इस देश में अंग्रेज व्यापारी बनकर आए और उनके व्यापार के कारण उन्होंने धीरे धीरे इस विशाल खंडप्राय देश को अपना अंकित करना शुरू किया। तकरीबन 100-150 वर्षों का ये समय है। सन 1757 इतिहास में जिसे पलासी युद्ध कहा जाता है, प्लासी की लड़ाई, वहां से लेकर 1857 तक का 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वहां तक आते आते 100 वर्षों में बहुत सारे बदलाव भारतीय समाज में देखे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे क्रांतिकारी बदलाव अगर कौन सा है तो यहाँ पर होने वाली शिक्षा व्यवस्था में होने वाला बदलाव, क्योंकि इसी बदलाव ने भारतीय समाज मनस को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। इसी बदलाव के कारण भारतीय समाज में आने वाले आगे चलकर राष्ट्रीय विचारधारा हो, समाज सुधार की विचारधारा हो, ये सारे विचार आगे चलकर जो पनपे उसकी जड़ें हमें उस तत्कालीन व्यवस्था में दिखाई देती है, इस राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई देती है। आप सभी जानते हैं कि 1659 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर धर्म प्रसार करना अपना लक्ष्य घोषित किया, तब धर्मांतरित लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उन्होंने पहली बार अनुमति मांगी थी। और उन्होंने यहाँ पर मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी। जो मुस्लिम धर्मानुयायी थे उनके लिए मदरसे चलते थे, जो हिंदू धर्मानुयायी थे उनके लिए पाठशालाएं चलती थी। पर यहाँ पर शिक्षा का या अध्ययन अध्यापन का अधिकार एक वर्ग विशेष के पास सीमित था। अंग्रेजों ने पहली बार इस समाज में या इस देश में होने वाले जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, जो किसी भी कारणवश कंपनी सरकार के संपर्क में आ गए, भले वो धर्मांतरण के कारण हो या नौकरी के कारण हो, तो उन्हें शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर माध्यम बदल गया। और इस बदले हुए माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों की जो पहली पीढ़ी है, इस पहली पीढ़ी ने ये बात समझ ली कि हमें इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने से रोजगार मिलता है, इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने से हमें हमारी मतलब हमारे जीवन के उन्नति के अवसर मिलते हैं। और साथ ही साथ आप इस विरोधाभास को भी समझ सकते हैं कि जिन अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा देनी है या पौरात्य शिक्षा देनी है, इस प्रकार के विवादों को आगे चलकर खत्म किया। वैसे देखा जाए तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि इस विशाल खंडप्राय देश में उनका प्रशासन सुचारू रूप से चल सके, ठीक ढंग से चल सके। और इसके लिए ही उन्होंने यहाँ पर जो यातायात की सुविधा कराई थी, रेल, डाक, तार, ये सारी सुविधाएं जो उन्होंने मुहैया कराई थी, उसी प्रकार से शिक्षा की सुविधा भी उन्होंने मुहैया कराई थी। और इसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए।
वो सारी जितनी मतलब तिथियों के संदर्भ में मैं नहीं जाऊंगा, आप सभी लोग इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन उसमें एक दो तीन घटनाएं जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था जिसे चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा यह तय किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका काम, उसके कामों में शिक्षा का अंतर्भाव किया जा सके। इस पर कई मतभेद हुए, कई विवाद हुए कि शिक्षा का हेतु क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, और बहुत सारे प्रश्नों की इस पर चर्चा हुई। लेकिन यहाँ तक आते आते शिक्षा धीरे धीरे यहाँ के बहुजन समाज में फैलने लगी, जो अल्पसंख्यक थे उस समय भी, लेकिन उनके पास शिक्षा एक जरिए से पहुंचने लगी। अगर आप लोग देखोगे तो 1813 से लेकर 1856 तक आते आते 4 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एक जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी, जो कि मदरसों के द्वारा, प्रज्ञा पाठशालाओं के द्वारा चलाई जाती थी, और दूसरी जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर निर्माण हुई थी, जो कि मिशनरियों के द्वारा यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए निजी तौर पर जो स्कूल चलाए जाते थे, या कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए निजी तौर पर जो स्कूल खोले थे, जिन्हें चैरिटी स्कूल या वॉलंटरी स्कूल कहा जाता था। इन स्कूलों के माध्यम से लोगों को शिक्षा मिलने लगी थी, और इसका परिणाम आगे चलकर भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में दिखाई देता है। एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि 1842 में एक स्कॉटिश मिशनरी के द्वारा पूना में चलाई जाने वाली जो स्कूल थी, जहां पर महात्मा फुले जी ने प्रवेश लिया, और 1842 में उन्होंने प्रवेश लिया, और 1848 में महात्मा फुले जी ने बहुजनों की शिक्षा के लिए प्रयास करना शुरू किया।